श्रावस्ती से बड़ी खबर है। श्रावस्ती में दलित युवक की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। घर से बुलाकर दलित युवक की हत्या की गई है। दबंगों ने हत्या करके शव को ट्रॉली के नीचे फेंका। वारदात के बाद गुस्साए लोगों का सड़क जाम और हंगामा वहां पर देखने को मिल रहा है। केस दर्ज करके पूरे की मामले की तफ्तीश में पुलिस के अधिकारी जुटे हुए हैं। गिगोला थाना क्षेत्र के मसड़ी चौराहे की घटना बताई जा रही है। दबंगों ने हत्या करके शव को ट्रॉली के नीचे फेंक दिया। दलित युवक की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और इसी के साथ ही न्यूज़ 4 में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप रहे हमारे साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। रुड़की से बड़ी खबर है। रुड़की में सिंचाई विवाद में 2 पक्षों में गोलीबारी हुई है और फायरिंग में 3 लोगों के घायल होने की जानकारी रुड़की से मिल रही है। सिंचाई को लेकर विवाद और फिर 2 पक्षों में गोलीबारी की खबर। फायरिंग वहां पर हुई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये तस्वीर भी आपको वहां की हम दिखा रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के थितकी गांव की घटना बताई जा रही है। एक्सक्लूसिव ये फुटेज आपके सामने है। सिंचाई को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और फिर इस तरीके से गोलीबारी वहां पर की गई। देखिए, सिंचाई को लेकर इनके बीच में एक विवाद हुआ था और फिर वो विवाद इस तरीके से गोलीबारी में तब्दील हो गया। एक शख्स आपको दिखाई दे रहा है इस वीडियो में जो फायर करता हुआ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। वो नजर भी आ रहा है। इसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। ये तस्वीर आपके सामने। सिंचाई को लेकर विवाद हुआ था, ये जानकारी है। और इसी विवाद में 2 पक्षों में गोलीबारी यहाँ पर हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो दोनों ही पक्षों के लोग यहाँ पर मौके पर आपको दिखाई दे रहे हैं। काफी देर तक दोनों गुट के बीच में विवाद और फिर उसके बाद इस तरीके से बेखौफ होकर के गोलीबारी यहाँ पर की गई। किस तरीके से खुलेआम फायरिंग की जा रही है वो इस तस्वीर में भी आप देख पा रहे हैं। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिंचाई को लेकर ही इनके बीच में विवाद हुआ था और फिर वो विवाद इस तरीके से गोलीबारी में तब्दील हो गया। रुड़की से खबर, सिंचाई को लेकर विवाद, उसके बाद ये गोलीबारी। एक शख्स जो वहां दूर खड़ा दिखाई देता है और फायर करता हुआ साफ तौर से इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा। इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। गोली की आवाज सुनते ही वहां पर हड़कंप मच जाता है। काफी देर तक हंगामा वहां पर दोनों ही पक्षों के लोग करते रहे। विवाद दोनों के बीच में काफी देर तक होता रहा। उसके बाद इस तरीके से गोलीबारी वहां पर की गई। 3 लोगों के घायल होने की जानकारी यहां से मिल गई है। 3 लोग हैं जो घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर ही मौजूद किसी शख्स ने इस वीडियो को अपने फोन में कैद किया। वो वीडियो आपके सामने है, आपको दिखा रहे हैं। एक शख्स बंदूक निकालता है और फिर इस तरीके से वो फायरिंग कर देता है। 3 लोग घायल हैं इस पूरी गोलीबारी। तो देखिए, मामूली से विवाद में, मामूली से कहासुनी में इस तरीके से फायरिंग हो जा रही है। इसी पर विनीत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। विनीत, ये रुड़की के कहां का वीडियो बताया जा रहा है और कौन लोग इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं? 3 लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है फायरिंग में। विनीत जी बिल्कुल, देखिए ये रुड़की के जो मंगलोर कोतवाली क्षेत्र है, चीटकी गांव का ही है पूरा घटनाक्रम है, जिसमें जो 2 पक्ष जो है खेत में गए हुए थे, जहाँ पे सिंचाई, खेत में सिंचाई का जो पानी होता है इसको देने के विवाद में जो है ये गोलियां चली है, जिसमें 3 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि जो दो गंभीर रूप से घायल उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और वही मामले की जानकारी जैसे मिली तो एसएसपी हरिद्वार भी मौके पर पहुंचे, पूरी घटना की जानकारी उन्होंने जुटाई है। और उनका ये कहना है कि जो भी हमलावर है उनको चिन्हित करने के लिए टीमें लगाई गई है और जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि फिलहाल गांव में जो है पुलिस बल तैनात किया है ताकि गांव में जो है शांतिप्रिय माहौल बना रहे। जी
अच्छा, ये जो शख्स दिखाई दे रहा है विनीत फायर करता हुआ, वो तो उसी दोनों गुट में से ही कोई शामिल एक शख्स होगा। इसके बारे में क्या जानकारी है? बंदूक इसके पास कहां से आई? और मामूली से कहा सुनी में इस तरीके से बेखौफ होकर के फायरिंग यहाँ पर लोग कर दे रहे हैं, ये तो खुली चुनौती है पुलिस प्रशासन को भी एक तरीके से। बिल्कुल, देखिए ये पूरी तरह से खुलेआम दिन में ये वारदात हुई है। एक आदमी जो है राइफल या बंदूक जो भी हाथ में ले रहा है उसे फायर करता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं अगर ये किसी को लग जाती या कोई इसमें मृत्यु हो जाती तो बड़ी घटना हो जाती। हालांकि जो है जो पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि किसी को छूते हुए नहीं लगी। हालांकि पूरी हवाई फायरिंग भी बताई जा रही है कि हवाई फायरिंग के तौर पर ये हुई, जिसको शॉट गन जो लगे हैं कुछ 2 लोगों को। इस मामले में फिलहाल एसएसपी का यही कहना है कि जल्दी जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और ताकि आगे से कोई ऐसी घटनाएं वो ना हो सके। जी ठीक है, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, पुलिस के अधिकारी ये बता रहे हैं। उसके बाद हो सकता है किसी की गिरफ्तारी भी इस पूरे ही मामले में जल्द हो। शुक्रिया विनीत आपका पूरी ही खबर पर जानकारी के लिए। बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ के हादसे में 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार डग्गामार बस और कार में जोरदार टक्कर यहां पर हो गई। 2 महिलाओं समेत 8 लोग जख्मी हैं। हादसे में गंभीर रूप से घायल 4 लोग हायर सेंटर रेफर कर दिए गए। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 91 बाईपास पर यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार बस और कार में जोरदार भिड़ंत की तस्वीर हादसे के बाद की तस्वीर है। 2 महिलाओं समेत 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा यहां पर हुआ और गंभीर रूप से घायल 4 लोग हायर सेंटर रेफर कर दिए गए। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 91 बाईपास पर यह हादसा हुआ के बुलंदशहर के दर्दनाक सड़क हादसा, 8 लोग जख्मी हैं। तेज रफ्तार डग्गामार बस और कार में जोरदार भिड़ंत यहां पर हो गई और जानकारी ये मिल रही है कि 2 महिलाओं समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 4 लोग जिनकी हालत बहुत गंभीर है उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। नेशनल हाईवे 91 बाईपास पर यह हादसा हुआ। यह हादसे के बाद की तस्वीर बुलंदशहर से आपके सामने। दर्दनाक सड़क हादसा और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तेज रफ्तार बस और कार में टक्कर की बात सामने आ रही है। 2 महिलाएं भी घायल हैं और जो 4 जिनकी हालत बहुत सीरियस है उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सांसद सत्यदेव पचौरी से प्रमिला पांडे ने मुलाकात की है और पचौरी के आवास पर करीब 15 मिनट तक बातचीत उनके बीच में हुई है, मुलाकात हुई है। पचौरी जी का आशीर्वाद मिल गया, प्रमिला पांडे ने कहा। पचौरी जी पार्टी के फैसले से असहमत हैं लेकिन विरोध नहीं करेंगे, ये बात प्रमिला पांडे ने कही है। दरअसल निकाय चुनाव में कानपुर भाजपा में 2 फाड़ हो चुका है। महापौर प्रत्याशी प्रमिला पांडे से सांसद सत्यदेव पचौरी नाराज हो गए थे और अभी भी हैं, ये कहा जा रहा है। सांसद सत्यदेव पचौरी पार्टी के प्रत्याशी चयन के फैसले से खुश नहीं दिखाई दे रहे थे और पचौरी अपनी बेटी नीतू सिंह को प्रत्याशी बनाने की लगातार कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने दोबारा प्रमिला पांडे को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद ये सियासत और तेज हो गई। और यही वजह है कि आज खुद प्रमिला पांडे सांसद सत्यदेव पचौरी से मुलाकात करने के लिए पहुंची। कोई बात नहीं, हमारे आशीर्वाद लेने आए थे, हमको आशीर्वाद मिला। प्रमिला पांडे सत्यदेव पचौरी जो कानपुर के सांसद हैं उनसे मिलने आई थी और उनकी गाड़ी निकल रही है। 15 मिनट की ये मुलाकात रही है। बताया जा रहा है कि कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी इनकी प्रत्याशिता से काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं। 15 मिनट की इस मुलाकात में क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन प्रमिला पांडे का ये कहना है कि उनके साथ सत्यदेव पचौरी जो कानपुर के सांसद हैं उनका आशीर्वाद ज़रूर है। भारतीय जनता पार्टी में जब से प्रत्याशिता सामने आई है 2 फाड़ नज़र आ रहा है, क्योंकि सत्यदेव पचौरी चाह रहे थे कि किसी अन्य व्यक्ति को टिकट मिले, लेकिन प्रमिला पांडे को पार्टी ने अपना टिकट दिया, अपना प्रत्याशी बनाया है और उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई में काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। नाराज़गी बताई जा रही है कि सत्यदेव पचौरी प्रमिला पांडे के प्रत्याशी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और इसी नाराज़गी को दूर करने की कड़ी में प्रमिला पांडे यहां पर पहुंची थी सत्यदेव पचौरी के आवास में। उनसे 15 मिनट की मुलाकात हुई है। मुलाकात में आशीर्वाद मिलने की बात कह रही हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि जो बीजेपी में घमासान मचा हुआ है वो थमता हुआ दिख रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अतीक के दफ्तर से खून मिलने का रहस्य दूसरे दिन भी बरकरार है और यही वजह है कि आज दूसरे दिन भी पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम अतीक के दफ्तर पर पहुंची और अतीक के दफ्तर में मिले खून के सुराग तलाश कर रही है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि खून से सने हुए कपड़े और चाकू किसके थे। ये भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि खून के धब्बे की असलियत आखिर है क्या। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि वो हर एंगल पर छानबीन कर रही है और किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।
संगम नगरी प्रयागराज में 15 अप्रैल को मौत के घाट उतारे गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के दफ्तर में मिले खून का रहस्य अभी बरकरार है। खून के राज से अभी पर्दा नहीं उठ सका है, सस्पेंस लगातार बरकरार है। हालांकि पुलिस की एक टीम आज लगातार दूसरे दिन भी अतीक अहमद के इस दफ्तर में पहुंची हुई है, अंदर पड़ताल कर रही है, छानबीन कर रही है। जो खून और खून सने हुए कपड़े कल बरामद हुए थे उनकी तहकीकात कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो खून आखिरकार किसका था, खून की वजह क्या थी। तो प्रयागराज पुलिस की एक टीम अब से कुछ देर पहले इसी एंट्री पॉइंट से अंदर की तरफ दाखिल हुई है। जो पहली मंजिल का आप ये दरवाजा देख रहे हैं, इसके पीछे एक किचन है, इसके पीछे एक कमरा है, वहां पर पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही है। और ये जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट को आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग के जरिए बंद कर दिया गया है। वो लगातार यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, इस जगह का मुआयना कर रहे हैं और इनके इस आने का मतलब है कि यहाँ पर शायद कोई बड़ा अधिकारी आने वाला है। बहरहाल आपको बता दें कि कल जो है वो खून के सस्पेंस से पर्दा नहीं हट सका था, खून का जो रहस्य था वो लगातार आज भी बरकरार है। इस जो खून यहाँ से बरामद हुआ है उसको लेकर शहर में तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग तमाम तरीके से अटकलें लगा रहे हैं, आशंकाएं जता रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि कोई दो लोग यहाँ पर आ गए थे, उनमें आपस में मारपीट हुई है, मारपीट की वजह से ही ये खून बहा हुआ है। किसी का कहना है कि यहाँ पर कत्ल की कोई वारदात अंजाम दी गई है। तो ये कहा जा सकता है कि अतीक अहमद के जिस दफ्तर से पहले 21 मार्च को 72 लाख रुपए नगद, असलहे 118 कारतूस बरामद हुए थे, उसी दफ्तर से खून सने कपड़े, खून सना चाकू और जमीन पर खून के धब्बे मिलना अपने आप में हैरत की बात है। और ये कहीं ना कहीं जो पुलिसिया कार्यप्रणाली है उस पर सवालिया निशान भी खड़े कर रहा है, क्योंकि जिस दफ्तर से इतनी बड़ी बरामदगी हुई थी वहां पर खून का पाया जाना साफ करता है कि पुलिस ने यहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए थे। बहरहाल खून का रहस्य क्या है, खून का सस्पेंस क्या है, इस पर पर्दा हटना अभी बाकी है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। बरेली से बड़ी खबर है, हाईवे पर मिली गंभीर रूप से घायल महिला, गंभीर हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, ये कहा जा रहा है। नेशनल हाईवे 24 पर फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र की घटना, हाईवे पर गंभीर रूप से घायल महिला मिली। बरेली से खबर है, गंभीर हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी है कि महिला के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। नेशनल हाईवे 24 पर फतेहगंज पश्चिम थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। महिला की हालत गंभीर, शरीर पर चोट के निशान। अब अभी खबर यह कि लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के लिए महिला को रेफर कर दिया गया है। नेशनल हाईवे 24 पर महिला गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली, लखनऊ के लिए रेफर, शरीर पर चोट के निशान बताए गए हैं। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उधर केंद्र सरकार पर भी जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को खत्म कर रही है, विपक्ष को ईडी सीबीआई से डराया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, लेकिन इनको रोकने के लिए विपक्ष को एक साथ आना होगा। हालांकि मायावती की दूरी पर कहा, जो लोकतंत्र को बचाना चाहता है वो साथ आएगा और सभी को साथ आना ही होगा। बातचीत की मौजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी से अगर बात करें तो कल मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि अब माफिया नहीं, महोत्सव उत्तर प्रदेश की पहचान है और उत्तर प्रदेश में अब ना तो दंगा होते हैं, ना तो कर्फ्यू होते हैं, सब चंगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चंगे हों, उनके लिए मेरी शुभकामना है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा सरकार कानून को ठेंगा दिखा रही है, न्यायपालिका को ठेंगा दिखा रही है, भाड़े और किराए के टट्टुओं के माध्यम से अपराधियों की हत्या करा करके बावही लूटने की कोशिश कर रही है। कहते हैं माफियाओं का सफाया हो रहा है। अरे 2 माफिया गए, 3 माफिया आपने पैदा किए। तो आप तो माफिया पैदा करने की फैक्ट्री लगाए हुए हैं, तो जो माफिया बनाने की फैक्ट्री लगा चुका है वो माफिया खात्मा कैसे कर सकता है? और पुलिस के संरक्षण में गोलियां चल रही हो, पुलिस की तरफ से एक भी गोली नहीं चले, तो क्या जनता इतना नादान है? वो नहीं जान रही है सब सरकार के इशारे पे हो रहा है। ये मान लिया जाए कि अतीक अहमद से और अशरफ से उनकी दोस्ती थी, क्या ये मान लिया जाए उस समय अपराधी नहीं थे? क्या मान लिया जाए कि उस समय अतीक और अशरफ के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही थी? इसलिए ये कह करके माननीय योगी जी अपने ही सरकार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पुलिस संरक्षण में लाए गए कैदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार के पुलिस के संरक्षण में
सैकड़ों पुलिसकर्मियों के घेरे में अगर कोई कैदी है और अपराधी दे दनादन गोली चला करके उनकी हत्या कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार की विफलता है। कैमरा रोहित के साथ अविनाश तिवारी, गंगा। मुस्लिम वोट बैंक माने तो सपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, लेकिन उस पर सेंध लगाने की बसपा ने तैयारी कर ली है। अभी निकाय चुनाव चल रहा है और 17 मेयर उम्मीदवारों में से 11 मेयर के उम्मीदवार जो हैं बसपा ने मुस्लिम समुदाय से उतारे हैं। अब बहरहाल सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने अपने तौर तरीके से प्रत्याशी तय करने का पूरा स्वतंत्रता है, पूरी उनका अपना अधिकार है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मुस्लिम वोट कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो सेंध मरा करके लोग उसको छीन लेंगे। मुस्लिम समाज भी इस देश के आम नागरिकों जैसा ही है। देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वो भी चिंतित है। इसलिए हम समझते हैं कोई तिकड़म करके सेंध लगाने में कामयाबी नहीं पा सकता। आजमगढ़ में उपचुनाव हुए थे, बसपा ने गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बनाया था और सपा को काफी नुकसान हुआ और सपा चुनाव हार गई आजमगढ़ में। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन तिकड़म कभी कभी कामयाब होता है। इसलिए तिकड़म कभी कोई फार्मूले का आधार नहीं बन सकता। लेकिन बसपा की रणनीति है 2024 के चुनाव पहले मुस्लिम और दलित जो गठजोड़ है उसको टेस्ट किया जाए निकाय चुनाव में। अब कुल मिलाकर के निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।